सॉरी, मैं स्टूडेंट के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन किया था कि एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर कैन बी 4, देयर कैन बी 5, 6, 7, लेकिन ये नॉर्मली 4 to 5 तक भी जा सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट। मतलब ये भी हो सकता है कि 2 डेबिट हो, 3 क्रेडिट हो। ये भी हो सकता है 1 डेबिट हो, 2 क्रेडिट हो। ये भी हो सकता है 2 डेबिट हो, 3 क्रेडिट हो। तो फिर इसके लिए रूल वो आगे फर्दर कहता है, देयर कैन बी मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट, बट सम ऑफ डेबिट must be credit, must be equal to sum of credit। ये प्रिंसिपल आपने नहीं छोड़ना, इसको कहते हैं ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, अकाउंटिंग में अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और उसमें डेबिट का सम और क्रेडिट का सम इक्वल नहीं आता, तो इट मींस ट्रांजैक्शन इज रॉन्ग। ये मस्ट है कि वो इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, डेबिट का सम और क्रेडिट का सम। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसको तो हम जरा रूल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी आपसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। डेबिट को अकाउंटिंग में हम एब्रीविएशन में लिखते हैं DR, जैसे डॉक्टर को लिखा जाता है। क्रेडिट को लिखते हैं CR, ठीक है। अब देखें, टेक्निकली देखें तो डेबिट के अंदर तो R का वर्ड आ ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ R लिखते हैं। क्रेडिट में आ रहा है, चले इट्स ओके, हम मान लेते हैं, लेकिन ये अभी बता दूं आपको कि ये क्रेडिट में भी जो R आ रहा है वो इसकी वजह से नहीं। एक्चुअली ये दो वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स, जिससे हमने इसको ड्राइव किया। एक लफ्ज है डिबेयर, ठीक है, और किसी भी लफ्ज से ड्राइव किया जाता है जब कोई वर्ड, तो याद रखिएगा उसका ओरिजिनल मीनिंग वो नहीं होता जो सेम उसका मीनिंग है जहां से ड्राइव किया हो, लेकिन उससे रिजेम्बलेंस जरूर रखता है। इसी तरह दूसरा वर्ड क्रेडियर, एक्चुअली ये डेबिट में जो DR आ रहा है वो ये DR है, क्रेडिट में जो CR आ रहा है वो ये CR आ रहा है। इसको हम इंग्लिश में सिंपल कहते हैं ऑन, और क्राइटेरिया को इंग्लिश में मैं बहुत मुख्तसर वर्ड यूज कर रहा हूं, ओ। ओन किसी चीज का मलकियत में होना, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डेबिट मलकियत ही है, नो, क्योंकि ड्राइव उससे किया गया। हाँ, अलबत्ता डेबिट के जो मीनिंग है वो करीब करीब होंगे डेबियर से, ठीक है। इसका पूरा रूल है जो हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पॉइंट पे, ठीक है, वो बात का मसला है। लेकिन क्रेडियर, ओ, ओ का मतलब मैंने किसी को अगर कोई चीज देनी हो तो वो क्रेडियर है, यानी मेरे जिम्मे कोई चीज वाजिबुल अदा हो, वो क्रेडियर है। और क्रेडिट भी तक यही मीनिंग है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि साल एग्जैक्ट मीनिंग क्रेडिट का क्रेडियर के इक्वल नहीं है, लेकिन रिजेम्बलेंस जरूर रखेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब ये फिर क्वेश्चन अगर देख लूं, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा जरा इन चार को हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए अभी मैं पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन लूंगा और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्ली करेंगे। पहले जरा इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं सब कुछ छोड़ देता हूं और मैं लिखता हूं जी यहां पर, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, जो भी दिए हुए, मैं अभी रुपीज नहीं लिख रहा, लेकिन गिवन होंगे, ठीक है। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, यानी मीन उसने कैश बिजनेस में लगाया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं जिस स्टूडेंट से जिसका रैंडमली नाम लूंगा और वो मुझे जरा जवाब देगा। अहमद अब्बास, जरा आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट हेड्स हैं। सर एक तो कैपिटल है सर, ठीक है, क्योंकि सर स्टार्टेड बिजनेस, सर बिजनेस में इन्वेस्ट किया अमाउंट सर, जो गुड, अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कैपिटल हो गई सर। ठीक है,
और दूसरा सर कैश सर। दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही कहा अहमद से भी मैंने क्वेश्चन किया कि इसमें अकाउंट हेड आइडेंटिफाई कर। अब मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक अकाउंट हेड अगर इस पूरी स्टेटमेंट में पढ़े तो हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, दैट इज कैश। एग्रीड? तो एक तो अकाउंट हेड आ गया कैश, ये स्टेप नंबर 1 है ऊपर जो मैंने लिखा। एक तो हेड ऑफ अकाउंट आ गया कैश, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब दूसरा अभी जैसे इसने बोला स्टूडेंट ने कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, लेकिन कैपिटल क्या लिखा नहीं हुआ। अब ये वर्डिंग को गौर से देखिएगा। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैश लेकर आया। तो अगर कैपिटल की डेफिनेशन जो आज के ही लेक्चर में हमने पढ़ी, उसमें हमने डिस्कस किया था, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज और हर बिजनेस। अब मिस्टर ए चूंकि अपने ही बिजनेस में सरमाया लगा रहा है, इसलिए ये उसका कैपिटल कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये अकाउंट हेड आइडेंटिफाई हो गए। अब इसके बाद आपने इसका एलिमेंट बताना है मुझे। अब अगेन मैं जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा रैंडमली, आगे बढ़ते जाते हैं जी। बताइएगा फ्रीहा शहजाद, बताइएगा इसमें एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स सर बिजनेस, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसी के थ्रू हेड ऑफ अकाउंट्स आए हैं, तो बिजनेस जो हेड एलिमेंट ऑफ ऑफ अकाउंट अकाउंट है। ये बच्चे हेड ऑफ अकाउंट 5 है। एसेट, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, कैश, एक्सपेंस। कैश किस में आएगा? एसेट में। गुड। और कैपिटल? कैपिटल सर जो उसने स्टोर की, कैपिटल किस में आएगा? हाँ किस हेड में आएगा? एलिमेंट, एलिमेंट में आएगा, सॉरी किस एलिमेंट में आएगा? वेट, ड्राइंग्स में। अच्छा इट्स ओके, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अब बच्चों कोई मसला नहीं है, अगर आप इस स्टेज पे मुझे गलत भी बता रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एफर्ट की, दैट्स गुड। सेकंड स्टेप में बात करूंगा। आपने यहाँ अब मुझसे यहाँ से आगे इन्वॉल्व होना है मेरे साथ। जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे अंडरस्टैंडिंग जरा मुश्किल होगी। कैश मैंने पूछा कौन सा एलिमेंट है, स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कहा, एसेट। ये एसेट में फॉल करते हैं। देखिए जब मैं आपसे बात करूंगा एलिमेंट की, तो आपके जहन में 5 चीजें होनी चाहिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है जी, यही हमने 5 पढ़ी थी। अब देखें कैश एसेट में आता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कैश एसेट में 2 टाइप होती है, करंट और नॉन करंट। हमें करंट और नॉन करंट क्या नहीं बताना, मेन एलिमेंट एसेट। और कैपिटल किस में फॉल करता है? कैपिटल फॉल करता है, आज के ही लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया, ऑनर्स इक्विटी में। एक्चुअली ऑनर्स इक्विटी के 3 हिस्से होते हैं, 3 इसकी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 ड्राइंग्स एंड नंबर 3 इज अ रिटेन प्रॉफिट। और ये तीनों ऑनर्स इक्विटी में फॉल करते हैं, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं, ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया और तीसरा ऑनर्स रिटेन प्रॉफिट, ये हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स है, राइट। और इस जिसमें फॉल करते हैं उसको हम नाम देंगे एलिमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, अब ये जब एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गया, अब तीसरे स्टेप पे मैंने सिर्फ मूवमेंट बतानी है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। और ईच अकाउंट है, मसलन कैश, कैश, और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अभी हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, वी हैव टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? वेरी क्लियर, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज, ठीक है। और नंबर 4 दूसरा, सॉरी, कैपिटल। अब कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? यकीनन कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 मैंने स्टेप आपके सामने की है। यानी पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड्स, दूसरा एलिमेंट ऑफ अकाउंट और तीसरा मूवमेंट अकाउंट। ये 3 चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब चलते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल है जो मैं आपके सामने पहले लिखूंगा और उसके बाद इसकी डिस्कशन करेंगे।
What is the rule of debit and credit? Rule of debit and credit. ये पूरी एक टेबल बना रहा हूँ रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने माइंड में रखना। जैसे हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में इसका मीनिंग डिफरेंट होंगे, ठीक है। मसलन इंग्लिश में किसी चीज का वर्ड कुछ और हो सकता है, अकाउंटिंग में उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इसके अपने मीनिंग है, उसकी तरफ आएंगे। यहां पर पहला हेड मैं बना रहा हूं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स। 5 एलिमेंट हमने पढ़े थे, राइट। एसेट्स ये लिखे भी हुए, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आगे मैं वर्ड लिख रहा हूं नॉर्मल बैलेंस। इस एलिमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फिर अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो तब क्या करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो तब क्या करेंगे। ये तो क्लियर है। अब ये बात याद रखिएगा कि दो ही चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट। एलिमेंट है 5, एलिमेंट है 5, और मैंने इसको देखना है कौन से इसमें डेबिट होंगे कौन से क्रेडिट। तो वेरी क्लियर, इसमें कुछ डेबिट होंगे और कुछ क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं आऊंगा पहला एलिमेंट एसेट। एसेट, सर एसेट के पॉइंट ऑफ से देखते हैं। एसेट का नॉर्मल बैलेंस याद रखिएगा हमेशा डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर एसेट इंक्रीज होगा, अगर एसेट बिजनेस में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर एसेट बिजनेस में डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा ये चीज आप जरा यहां से आगे अंडरस्टैंड करनी, मैं सारी बात दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी कहा नॉर्मल बैलेंस, ये होता क्या है नॉर्मल बैलेंस, इसकी भी डिस्कशन होना जरूरी है। नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस का मतलब ये है कि ये बैलेंस, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा, अगर डेबिट है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। क्या नहीं क्रेडिट हो सकता, बैलेंस। मैं वर्ड किस वक्त यूज कर रहा हूँ, बैलेंस में। लेकिन ट्रांजैक्शन में ये क्रेडिट हो सकता है। मिसाल के तौर पे कैश, कैश क्या है हमारा, एसेट है। अभी मैंने आपसे कहा कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। फर्ज करें आपके पास, आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है। अब चूंकि ये, अब आपके पास बैलेंस मौजूद है 10,000 रुपीज का, आंसर इज यस, तो लिहाजा ये डेबिट है। अच्छा अब आप इसमें से कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, जो आप स्पेंडिंग करेंगे, क्या मुझे बताएं वो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना जब स्पेंडिंग करेंगे। मैंने 2000 की स्पेंडिंग की, अच्छा स्पेंडिंग करने के बाद मेरे पास बैलेंस कितना रह गया, 8000, और अब भी ये कितना है, डेबिट। ये 8000 डेबिट है, लेकिन ये जो 2000 है ये क्या होगा, ये डेबिट होगा क्रेडिट, क्योंकि माइनस हो रहा है। डेबिट में माइनस हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। ये क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल लगाएं, प्लस में प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस को कंबाइन कर लूं प्लस होगा, लेकिन प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन होगी। यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। अगर आपका यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ऑपोजिट यूज होगा क्रेडिट, राइट। लेकिन जो मैं आपको नॉर्मल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये डेबिट आ रहा है, ये हमेशा डेबिट रहेगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट रहेगा। ये मिनिमम जीरो हो सकता है। मसलन आपने सारे के सारी अमाउंट स्पेंड कर दी और बैलेंस जीरो हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि आप, मेरी पॉकेट में 1 रुपया नहीं है और मैं कह रहा हूं जी मैंने 100 रुपीज स्पेंड कर लिए, नॉट एट ऑल। मैं कैसे स्पेंड कर सकता हूं जब मेरे पास कैश ही नहीं है। तो पहले मैं कैश लूंगा और फिर स्पेंड करूंगा, यानी इसका मतलब पहले कैश आएगा, डेबिट होगा, फिर स्पेंड करूंगा तो क्रेडिट होगा। इसलिए एसेट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है, और तो इंक्रीज चूंकि मजीद इजाफा हो रहा है तो सेम रखना है, प्लस प्लस। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो चूंकि ऑपोजिट जा रहा है तो डेबिट क्रेडिट यानी प्लस माइनस, ऑपोजिट मूव करना है। इसी तरीके से ये मैं
यहाँ पे जरा थोड़ी सी ज्यादा स्पेस छोड़ रहा हूं। दूसरा एलिमेंट आ जाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का वर्ड, अब जरा लाइबिलिटी से पहले एक दफा फिर एसेट में आते हैं। एसेट को हम डेबिट क्यों कहते हैं? टेक्निकली अगर देखें, अगर इस वर्ड के करीब जाएं तो ओन के करीब आता है, यानी एसेट इज बेसिकली ओन एंड कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस। बी ना आता है इसलिए डेबिट है। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन है, ये अमाउंट मैंने पे करनी है, तो लिहाजा ये मेरी क्रेडिट होगी। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। ये ऑपोजिट मूव होगा। इसके बाद लाइबिलिटीज के बाद तीसरा हमने पढ़ा था ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी भी एक ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस ने ऑनर को देनी होती है, ठीक है। लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है जो बिजनेस ने आउटसाइडर को पे करनी है, और ऑनर्स इक्विटी वो अमाउंट है जो ऑनर ने, बिजनेस ने ऑनर को पे करनी होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी ओ के करीब है, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट रखते हैं। ये इस चूंकि इसी बॉक्स में लिखा है तो सेम ये रखेगा, ये भी क्रेडिट होगा। और इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से चौथा हेड है रेवेन्यू या अदर इनकम, जिसको हमने पढ़ा था। इसका भी याद रखेगा, हमेशा नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो अमाउंट हम जनरेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसने ये अमाउंट पे करनी है ऑनर को, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। और इसको इंक्रीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज डेबिट, और इसके अगेंस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस वो अमाउंट है जो पे करनी है और बिजनेस में से इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। लेकिन अगर स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पे आते हैं, जरा समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में, तो अभी तो रेवेन्यू आपको इतना जनरेट हो ही नहीं रहा और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो कौन पे करेगा? अगर बिजनेस में कैश नहीं है तो ऑनर को पॉकेट से पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये ऑनर से ये अमाउंट आपने लेनी होती है। अगर वो बिजनेस फुलफिल नहीं कर रहा तो हम इसलिए डेबिट करते हैं, और अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसी ट्रांजैक्शन में देखें। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखिए मैंने लिखा इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट, ये फोर्थ स्टेप की तरफ आ रहा हूं। स्टेप नंबर 4, बताइएगा इंक्रीज इन एसेट, रूल पे जाना है। ये इंक्रीज है और ये एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा। इसी तरह सर दूसरा क्वेश्चन है कि एसेट डेबिट क्यों है, दोबारा बताएं। एसेट, दोबारा एसेट इसलिए डेबिट है कि ये हमारा ओनरशिप में आता है, ऑन कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और डिबेयर का वर्ड से निकाला गया, डिबेयर का मतलब भी ऑन होता है, ठीक है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन ये है कि जी ऑनर्स इक्विटी को भी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनर्स इक्विटी बेसिकली एक ऐसी अमाउंट है जो कि ऑनर ने इन्वेस्ट की है बिजनेस में। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके मुताबिक बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट हैं। सो प्लीज रिमेंबर, इस एग्जांपल में जरा देखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने की हुई है, मिस्टर ए अलग है और उसका बिजनेस नेम हम ले लेते हैं ए सन्स के नाम से, डजंट मैटर, ये अलग है। अब मिस्टर ए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और ये कैपिटल लगाता है 100,000 का, ठीक है। अब ए सन्स के पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं आपने, प्लीज मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ से नहीं देखना। ये उसका कैपिटल है जो कैश की फॉर्म में लिया है। अब ये कैपिटल क्रेडिट क्यों है, ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट क्यों है? इसलिए क्रेडिट है कि ये अमाउंट अल्टीमेटली ए सन्स ने वापस करनी है, किसको? मिस्टर ए को, बिकॉज मिस्टर ए इज सेपरेट फ्रॉम ए सन। इस वजह से हम इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही होती है, ऑनर्स इक्विटी भी हमारी इसी तरीके से क्रेडिट हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इस ट्रांजैक्शन में आएंगे, एक और क्वेश्चन आया है वो भी देख लूं मैं जरा। एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू ओके। देखिए रेवेन्यू आपकी जो बिजनेस में जनरेट होती है वो क्या है?
अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू एक ग्रॉस अमाउंट होती है जो जनरेट होती है, ग्रॉस अमाउंट। अब इसमें से आपने एक्सपेंसेस भी मीट करने होते हैं कि ये मेरा रेवेन्यू, ये मेरे एक्सपेंसेस हुए, तो जब एक्सपेंसेस लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है, किसका है, अर्न तो बिजनेस है की है, लेकिन ये प्रॉफिट भी इसने किसको देना है, ऑनर को देना है। इसे याद रखिएगा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी अल्टीमेटली किसके पास जाता है, ऑनर के पास, और जो एक्सपेंसेस है वो ऑनर इसको पे कर रहा होता है। हाँ, अब कोई ये नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में पे कर रहा होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका एक्सपेंसेस पूरे ना हो तो ऑनर को पे करने पड़ेंगे, इसलिए नेट इफेक्ट जो है असल में प्रॉफिट जा रहा होता है। इस वजह से हम रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, और जहां तक ताल्लुक है उसका प्रॉफिट का, एक्सपेंस का, उसको हम डेबिट करते हैं। मैं एक और तरीके से भी समझा देता हूँ, अगली स्लाइड पे आता हूँ, इसी पॉइंट को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक और तरीके से भी। देखिए ये बिजनेस में, ये बिजनेस है ए एंड को, ठीक है। अब बिजनेस ने गुड सेल की, इसने रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया 7,000 रुपीज का। अब रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, टेक्निकली देखें तो रेवेन्यू जो है वो, ये ऑनर्स इक्विटी जो पहले कैपिटल लगा हुआ, ये इस तरीके से चल रहा होता है। हम एक एक ट्रांजेक्शन नहीं लेके जाते, जाते साल के बाद ही है, लेकिन मैं फिर एक ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब 100,000 का कैपिटल लगाया था उसने, ऑनर ने, ठीक है। इसका मतलब है कि 100,000 वापस करना है हमने, जिस वक्त बिजनेस खत्म होगा हमें ये 1 लाख रुपए वापस करना होगा। अब ये जो 7,000 जनरेट हुआ है ये मेरे कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह जब एक्सपेंस हुआ, सपोज इसमें 4,000 का एक्सपेंस हुआ, तो 4,000 का एक्सपेंस कहां से पूरा करूंगा, ऑनर्स इक्विटी से माइनस होगा, तो मेरा कैपिटल खुद ब खुद कितना हो गया, 103। अब टेक्निकली देखो तो ये 3,000 क्यों बढ़ा, ड्यू टू प्रॉफिट, ये 3,000 प्रॉफिट। तो असल में हम प्रॉफिट लेके जा रहे होते हैं कैपिटल में, लेकिन जो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, तो लिहाजा रेवेन्यू प्रॉफिट इक्विटी में प्लस होता है और एक्सपेंस इक्विटी में इन अदर वर्ड्स माइनस होता है। इक्विटी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं क्रेडिट है, और अगर ये प्लस हो रहा है तो रेवेन्यू मेरा क्रेडिट होगा और एक्सपेंस मेरे डेबिट होगा, ठीक है जी। ये आपके सामने मैंने पूरा सीक्वेंस जो है वो लिख दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब जरा मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन करूंगा और यहां पर इस तरीके से हम लेंगे, ये काफी ज्यादा हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमने 4 स्टेप पढ़े थे, ये वो 4 में वो लगा रहा हूं, ये 3 एंड 4, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां पर हमारा पहला स्टेप आएगा जो अभी हमने पढ़ा था पीछे, कि हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी रिकॉर्डिंग से पहले ये भी सीखना जरूरी है कि पहला स्टेप यानी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। नंबर 2 अकाउंट, पहला हेड ऑफ अकाउंट, दूसरा एलिमेंट ऑफ अकाउंट, थर्ड मूवमेंट ऑफ अकाउंट, एंड फोर्थ इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन को मैं दोबारा यहां पे ला रहा हूं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, मिस्टर ए started business with cash। और अभी आप लोगों से मैंने पूछा, आपने अकाउंट हेड बिल्कुल ठीक बताए थे, एक आपने बताया कैश, एक आपने बताया कैपिटल, ये हेड ऑफ अकाउंट से। फिर इसके बाद जब एलिमेंट की डिस्कशन की तो कैश हमारा एसेट में फॉल कर गया, कैपिटल हमारा ऑनर्स इक्विटी में फॉल कर गया। अब एस कैश जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, यकीनी बात है कैश बिजनेस में
इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। रूल लगाया तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट। इतनी सी चीज याद रखनी है। मेरे यहाँ दो एसेट भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, यहाँ दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि दो हेड में से दोनों डेबिट हो रहे हो या दो हेड में से दोनों क्रेडिट हो रहे हो। मैंने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, और ये भी पढ़ा था कि इन ईच ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी अ क्रेडिट अगेंस्ट अ डेबिट, कि अगर डेबिट है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट लाजमन होगा। तो अगर दो हेड है तो यकीनी बात है दो हेड में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कि अगर एंड पे एक डेबिट और एक क्रेडिट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो उसके बाद आपने, इसका मतलब कि आपने कहीं मिस्टेक की है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरफ। नंबर 2, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब जरा मैं आगे क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट से। हाँ जी, मोहम्मद हमजा जी, बताइएगा इसमें कौन से अकाउंट हेड्स हैं? इसमें कैश जी, और परचेज किया तो ओके, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई मसला नहीं, कॉन्फिडेंस इसी तरह बढ़ेगा मिस्टेक करके। एक्सपेंस। एक्सपेंस, ठीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा, चूंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप मिस्टेक करो ताकि मैं उस, आप जिस तरह थिंक कर रहे हो मैं वो भी समझ सकूं कि आप कैसा समझ रहे हो, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। एक आपने हेड बिल्कुल ठीक कहा, आपने कहा कैश, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने कहा एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस का जब आप वर्ड यूज करते हो वो तो सेकंड में आ जाता है, ये सेकंड में, ठीक है, यानी एलिमेंट में आ जाता है। एक्सपेंस इज एन एलिमेंट। आपने एक्सपेंस का, अगर आपके माइंड में एक्सपेंस चल रहा है तो आप यहाँ हेड लाए, देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो आपने क्या चीज खरीदी है? फर्नीचर। तो दूसरा हेड जो आएगा वो मेरा फर्नीचर आएगा, राइट। अच्छा, अब इससे आगे मैं फिर किसी से क्वेश्चन करता हूं, एलिमेंट किसमें फॉल करता है? आगे बढ़ते हैं जी। जी सिद्रा जबीन, बताइएगा कि कैश किस एलिमेंट में फॉल करता है, फर्नीचर किस एलिमेंट में फॉल करता है? जी जी सिद्रा जबीन, आवाज नहीं आ रही है। ओके, समीर अली, समीर अली बताइए जी किस में फॉल करेगा? एसेट में सर। ठीक है, एसेट में। आपको किसका मतलब, अपने एसेट का, कैश के या फर्नीचर के? यस सर। कैश के मुतालिक आपने एसेट का है या फर्नीचर के मुतालिक एसेट का है? सर कैश 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 के। और एसेट? कैश के मुताबिक सर एसेट का है ना, और फर्नीचर के मुताबिक सर वो इन्वेस्ट। ठीक है, कैश के मुताबिक तो एसेट हो गया, तो फर्नीचर के मुताबिक क्या होगा एलिमेंट? सर फर्नीचर के मुताबिक भी एसेट ही होगा कि वो इन्वेंट्री हम स्टॉक कर रहे हैं गुड गुड, आगे बेचने। गुड। देखो कैश भी हमारा एसेट है, या भी सिद्रा ने भी आंसर ठीक दिया था, उसे मेरा ख्याल उसकी आवाज नहीं आ रही, जिसने चैट में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है, ठीक है। अब इस चीज से कतई नजर कि कौन सा करंट है और कौन सा नॉन करंट, वो एक सेपरेट है, क्योंकि यहाँ हमने मेन एलिमेंट लिखना है। कैश भी एलिमेंट है, एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, ओके। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थिंक करते हैं हम, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? अगर गौर से देखें तो कैश आपके बिजनेस से आउट हो रहा है, राइट, बिजनेस से आउट हो रहा है कैश, ओके ओके फाइन।
जी हाँ जी, अब बोलेगा वो स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैंने उसको जवाब दिया। सो कैश एसेट, कैश एसेट है। कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? चूंकि मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर मेरे पास बिजनेस में आ रहा है और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो आई कैन से दैट कैश is decreased from the business, has decreased from the business, and furniture has increased. फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया, राइट? अब देखो यहाँ दो एसेट है, डजंट मैटर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक डेबिट आएगा और एक क्रेडिट, लाजमन। अब जरा रूल को फॉलो करते हैं। तो डिक्रीज इन एसेट, अभी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पिछली टेबल पे थी, क्योंकि आज के लेक्चर में तो अभी स्लाइड पिछली चली गई है, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में ये आपने अच्छी तरह पढ़ के आना है, ताकि हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर सके। आज मैं एक दो ट्रांजैक्शन ही कर पाऊंगा। डिक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। फर्नीचर, फर्नीचर इंक्रीज इन एसेट, और इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट। तो ये खुद ब खुद एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट, ठीक है? तो अब देखें, कैश बिजनेस में क्रेडिट हो रहा है और फर्नीचर बिजनेस में डेबिट हो रहा है। सॉरी इसके सर, बाद जी सर ये कैश किस तरह डिक्रीज हो रहा है? कैश इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि आप बिजनेस में फर्नीचर जब आप खरीदने जाते हो, खरीद रहे हो, तो कैश आप दोगे तो फर्नीचर आएगा ना। जी ठीक है। So cash is going out from the business. Okay, number 3. Transaction number 3. Purchased goods for cash. Okay, अब यहां पर एक चीज मैं फर्दर आपको ये क्लियर कर दूं, ये सर्कल लगा रहा हूं यहां। गुड्स यहां पे आइए, वर्ड्स गुड्स या वर्ड्स मर्चेंडाइज, गुड्स या मर्चेंडाइज, ये वर्ड्स जब भी आ जाए अकाउंटिंग में, यहां पर इसका मतलब ये है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं these are purchased for resale purposes, purchased for resale purposes। तो याद रखिएगा, इससे पिछली ट्रांजैक्शन में आइएगा, पिछली ट्रांजैक्शन में आपने फर्नीचर का वर्ड हमने यूज किया, ठीक है? तो आप अकाउंट है फर्नीचर ही था, क्यों? क्योंकि उसको हमने खरीदा ही इसलिए था कि हमने इसको यूज करना है बिजनेस में। लेकिन अगर मैं यही फर्नीचर इसलिए खरीदता हूं कि मैं इसको रीसेल करूंगा, याद रखिएगा वो फर्नीचर की जगह वर्ड यूज करेगा गुड्स या वर्ड यूज करेगा मर्चेंडाइज। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जब वर्ड्स गुड्स और मर्चेंडाइज आ जाए तो ये हमारी परचेज होती है, इन्वेंट्री, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? और इसकी जगह हम परचेज का वर्ड भी यूज करते हैं। तो यहाँ जो अकाउंट हेड आएगा, एक मैं आपको अभी से बता देता हूँ क्योंकि ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी होगी, इसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं परचेज, ठीक है? और इसकी जगह ये असल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन्वेंट्री को, क्योंकि बाय डेफिनेशन इन्वेंट्री भी वो चीज होती है, इन्वेंट्री वो चीज है जो बाय की है इस पर्पस के लिए, आपने इसको सेल करना है। तो ये भी गुड्स और मर्चेंडाइज किसको शो कर रहा है? परचेज फॉर रीसेल पर्पसेस। तो लिहाजा एक हेड हमारा परचेज आएगा और दूसरा हेड जो है वो तो क्लियर है, परचेज गुड्स फॉर कैश, और दूसरा हेड आएगा हमारे पास कैश। ओके, क्वेश्चन में देख लूं किसका है, क्यों नहीं यूज करेंगे? ओके, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी कि गुड्स क्यों नहीं यूज करेंगे, इन्वेंट्री का वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, वो अकाउंटिंग हेड नहीं क्या है? ओके फाइन, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है और एक से ही रिलेट कर रहे हैं, दोनों का आंसर मैं देता हूं। याद रखिएगा कि जो गुड्स है, गुड्स
उसका वर्ड हम इसलिए यूज नहीं करते कि इट इज नॉट एन अकाउंट हेड, राइट। इसके अगेंस्ट जो अकाउंट हेड है वो इन्वेंट्री है। अब जैसे दूसरा सवाल ये है कि मैंने इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा और परचेज क्यों लिखा, तो प्लीज थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। हमारे असल में अकाउंटिंग में दो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक सिस्टम में हम परचेज के थ्रू प्रॉफिट निकालते हैं, एक सिस्टम में इन्वेंट्री के थ्रू निकालते हैं। तो अभी ये चूंकि आपको मैं स्टार्ट पे वो नाम नहीं ले सकता, वो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो सिंपल आपको इसलिए दोनों वर्ड लिखें। याद रखिएगा कि आप परचेज भी यूज कर दें, इन्वेंट्री भी कर दें, दोनों ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन मोस्टली हम यूज कर रहे हो परचेज कर रहे होते, इसलिए वर्ड मैंने वो लिखा, राइट। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री लिख देते हो यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। ओके, अब परचेज जो है वो हमारा किस में फॉल करेगा, चूंकि परचेज जो है वो हमारा रिलेट तो इन्वेंट्री से ही कर रहा है, तो इन्वेंट्री इज अवर एसेट, कैश इज अवर एसेट। अच्छा, अब परचेज बताइएगा इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री या डिक्रीज हो रही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जब मैं गुड्स बाय करता हूं, गुड्स बाय कर रहा हूं, तो मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, राइट। एक और क्वेश्चन है जी, ओके। उसके बाद कैश हमारा एसेट है और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब जरा देखिएगा डिक्रीज क्यों हो रहा है। जब मैं गुड्स बाय करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, गुड्स बाय करूंगा, तो यकीनी बात है कैश उसको दूंगा, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर बिजनेस। लेकिन इन्वेंट्री में लेकर आ रहा हूं, सो इट मींस इन्वेंट्री इज हैज इंक्रीज्ड इन बिजनेस। अच्छा, अब उसके बाद इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, डेबिट। ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट। अगर एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट होगा। अब इसमें भी अगर आप देखें, इस ट्रांजैक्शन में भी एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, ठीक है। अब यहां तक मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन ली है, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन। अभी इससे क्योंकि मेरा जहां बेसिक मकसद यहाँ ट्रांजैक्शन कराना नहीं है, आज मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पीछे हमने सारे पढ़े हैं स्टेप्स और रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, 4 स्टेप कैसे है, वो सिर्फ मैंने 3 ट्रांजैक्शन ली ताकि 4 स्टेप को आपको फॉलो करके दिखाऊं। ये याद रखिएगा, फ्रॉम यानी लैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो नंबर 2 और नंबर 3 है इसको छोड़ते जाएंगे, 1 और 4 की तरफ रहेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, इनिशियली आपने चारों को लेकर चलना है, फिर आहिस्ता इसको रिमूव करता जाना है। अब जो मेरी बेसिकली पहली असाइनमेंट है वो इसी से रिलेट करती है, इन चीजों से। वो अगले लेक्चर के बाद, अगला हमारा लेक्चर इंशाल्लाह मेरे ख्याल परसों है, नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं असाइनमेंट 1 आपको दूंगा और वो आपने लाजमन करनी है। बहुत कुछ सीखेंगे उस असाइनमेंट से और ये सारी चीजें बेसिक उसमें है। और प्लीज जब आप असाइनमेंट कर रहे हो, डज नॉट मैटर क्यों, इस चीज को मैं हमेशा कहा करता हूँ, इस चीज को छोड़ दो कि मिस्टेक होगी, आप सारा ही गलत होगा, डज नॉट मैटर, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डोंट डिस्कस विद अदर पर्सन। हाँ, डिस्कशन की मोड में लर्निंग पॉइंट से डिस्कशन करना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असाइनमेंट को किसी से कॉपी कर लेना, दिस इज एब्सोल्युटली मैं क्या इसके लिए वर्ड यूज करूं कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह, इंतहाई नुकसानदेह। इसलिए जो असाइनमेंट मैं दूंगा, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कि आप कितना गलत करते हो कितना ठीक करते हो, बल्कि जितना गलत करोगे उतना ज्यादा बेहतर सीख सकोगे, ठीक है। जहां जहां मिस्टेक करोगे आपके क्वेश्चन आएंगे और मैं क्वेश्चन को जवाब दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आज के लेक्चर यहाँ तक था और अभी ये सेशन खुद ही ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 1 मिनट से भी कुछ सेकंड रह गए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।